हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। और अभी तक के क्लास में देखो हम लोगों ने क्या किया था। हम लोगों ने पूरा का पूरा क्लास 12 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्लास 12 की पूरी एनसीईआरटी हमने डिस्कस कर ली है। और क्लास 11th में वो बात करें तो हमने पूरी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली है। हमने क्या कर ली, पूरी की पूरी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली। और अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज़ द रैपिड रिवीजन ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस सीरीज़ में हम कर क्या रहे हैं, दैट्स द न्यू एनसीईआरटी का हम कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी हम कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं और इसी मोड पे हैं। तो अभी हमारा स्टार्ट हुआ दैट इज़ द यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 दैट इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी। कौन सा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारे पास पहले क्या होता था, पहले अगर बात करें तो हमारे पास होते थे ऑलमोस्ट 7 चैप्टर होते थे। दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता था वो होता था डाइजेशन। अभी डाइजेशन हटा दिया है, तो इस साल से तुम्हारे में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन, न्यूरल एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, अब कोई सी भी यूनिट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने एक साइंटिस्ट का नाम हमेशा आता है और उसके बारे में कुछ फैक्ट हमें जानना होता है। तो अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है अल्फोंसो कॉटी। अल्फोंसो कॉटी ने क्या किया था, इनका कंट्रीब्यूशन दैट रखना, इन्होंने आर्गन ऑफ कोटाई की खोज की थी। अब जब तुम लोग ना ईयर के बारे में पढ़ोगे, ईयर के बारे में जब हम पढ़ेंगे दैट इज़ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो आर्गन ऑफ कोटाई होता है उसके भीतर पाई जाती है हेयर सेल। आर्गन ऑफ कोटाई के भीतर क्या पाया जाता है, तो आंसर है हेयर सेल पाई जाती है। ठीक, और हेयर सेल जो पाई जाती है वो पाई जाती है बेसिलार मेम्ब्रेन ऑफ कॉकलिया पे। तो जो कॉकलिया की जो बेसिलार मेम्ब्रेन होती है उस पर पाई जाती है हेयर सेल्स। और ये हेयर सेल्स क्या करती है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन से जब टकराती है वाइब्रेशन के कारण, साउंड वाइब्रेशन के कारण टेक्टोरल मेम्ब्रेन से टकराती है, तो उसके वजह से एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। यानी बेसिकली अगर आर्गन ऑफ कोटाई का फंक्शन कोई पूछे तो ये क्या करता है कि साउंड की जो वाइब्रेशन है उसको एक नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, एक नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। और ये जो नर्व इम्पल्स होता है इसी को भेजा जाता है हमारे ब्रेन के ऑडिटरी एरिया में, जहाँ से हमें वो चीज़ें सुनाई देती हैं। ठीक, इनके बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और ज़्यादा अगर पढ़ने की इच्छा होगी तो ध्यान रखना 1822 में जन्मे थे, 1888 में जन्मे थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सन याद मत करो, फालतू की चीज़ें क्या ही याद करोगे। कॉटी ने देखो अपने साइंटिफिक कैरियर में किसकी स्टडी की थी, तो ये याद कर सकते हो, दैट इज़ द सीवीएस ऑफ रेप्टाइल। और बाद में वो क्या आ गए ऑडिटरी सिस्टम में और खोज कर दी आर्गन ऑफ कोटाई की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज़ द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमारे पास है 6 टॉपिक। टोटल कितने हैं, 6 टॉपिक। पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी आर्गन क्या होता है। और एक्चुअल में देखो रेस्पिरेटरी आर्गन लिखा है, बट इससे अच्छा होता कि ये लिख देता ब्रीदिंग आर्गन बोलता और ज़्यादा अच्छा लगता। उसके बाद मेम्ब्रेन्स मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और इस बॉडी में जो रेगुलेशन है वो कौन करता है। और डिसऑर्डर तो मल्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसऑर्डर। और मैं सोच रहा था कि डिसऑर्डर की एक अलग से वीडियो मतलब बनाया जाए। इन सब वीडियो के अलावा मतलब ये तो तुम्हारा चलेगा ही, इसके अलावा ठीक है। अच्छा आ जाओ डिस्कस करते हैं, कहना क्या चाहता है। हमने पहले क्लासेस में क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होती है उसको ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है। किस में पढ़ा था, दैट इज़ द रेस्पिरेशन इन प्लांट में वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और उससे ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड की, जिससे क्या होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी का ये यूज करते हैं वेरियस एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक, अब जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो उसके वजह से CO2 प्रोड्यूस होती है। अब ये जो CO2 होती है ह्यूमन बॉडी या दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ये हार्मफुल होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को लगातार सेल को देना पड़ेगा, तभी तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी। तो हमें लगातार देना पड़ता है ऑक्सीजन सेल को। और सेल के पास क्या हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। सेल क्या कर रही है, CO2 प्रोड्यूस कर रही है। उस CO2 को क्या करना होगा, यहाँ देखो CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है सेल से उसको हमें बाहर निकालना होगा। यानी सेल को हमें लगातार ऑक्सीजन देना है और सेल के पास से हमें CO2 बाहर निकालना है। ठीक, तो जो प्रोसेस है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, खुद से सोचो ना। CO2 निकालना है, O2 लेना है, यानी तुम्हें एक्सचेंज करना है CO2 और O2 का। किससे, इन्वायरमेंट से। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट को CO2 दे देंगे। इन्वायरमेंट को हम कहेंगे इन्वायरमेंट भैया ये लो CO2 और हमको दे दो O2।
हमको दे दो O2। तो ये जो एक्सचेंज है O2 का एटमॉस्फेयर के साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग इज ए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट इस चैप्टर में हम लोग इसी के लिए कॉमनली रेस्पिरेशन वर्ड यूज करेंगे, बट रेस्पिरेशन अलग है, ये बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन जहाँ बोलेंगे तो दैट इज उसका मतलब ब्रीदिंग होगा, ठीक है। बट रेस्पिरेशन का मतलब बिल्कुल अलग है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस। हाँ, अपने हाथ को जब आप चेस्ट पे रखते हो तो आप देखोगे ना, चेस्ट क्या कर रहा है, अप मूव कर रहा है, फिर डाउन मूव कर रहा है, अप मूव कर रहा है और डाउन मूव कर रहा है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम ब्रीदिंग कर रहे हो, सांस ले रहे हो। अब क्वेश्चन ये, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, कौन कौन से रेस्पिरेटरी आर्गन इन्वॉल्व है और ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है, ये सब चीज़ें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेटरी आर्गन। यहाँ पर रेस्पिरेटरी आर्गन लिखा है, बट अगर अच्छा समझना तो ये ब्रीदिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं। किसकी बात करने वाले हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन की, यानी कौन से ऑर्गन से ब्रीदिंग होती है, ठीक। अब जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, यानी ब्रीदिंग यानी गैसेस का एक्सचेंज डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कि उनका हैबिटाट कैसा है और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर एक सेल का लेवल होगा तो एक सेल में ही सब काम होगा, अगर 2 सेल में होगा तो भाई 2 सेल में करना पड़ेगा। लेकिन एनिमल्स ह्यूमंस में बात करोगे तो ह्यूमंस का सेल बिल्कुल अलग है, ह्यूमन का सेल बिल्कुल अलग है, ओके। चलो यहाँ आ जाओ, लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें। लोअर वर्टिब्रेट्स में देखो, लोअर वर्टिब्रेट्स जैसे एग्जांपल ध्यान रखना, स्पंज, सिलेंटेटा, फ्लैटवर्म। इसमें जो CO2 और O2 का एक्सचेंज है, यहाँ देखो CO2 और O2 का एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होता है। तो तुम ना एक काम करना, एक सेकेंड रुकना, दिखाते हैं एक चीज़, एक आइडिया तुमको बताते हैं। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दो। तो उसमें देखो करना क्या, तुम ना यहाँ पे एक टेबल बनाना, ये टेबल तुम्हारे काम का आएगा और NCERT में भाई बना के चिपका देना। एक तरफ लिखना ऑर्गेनिज्म, एक तरफ लिखना ऑर्गेनिज्म और दूसरी तरफ लिखना उनका रेस्पिरेटरी आर्गन, रेस्पिरेटरी आर्गन। ये बात सबको क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये ब्रीदिंग ऑर्गन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, तो इनमें मैकेनिज्म होता है सिंपल डिफ्यूजन होता है, मैकेनिज्म सिंपल डिफ्यूजन बाय द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस। ऐसे तुम्हें एक टेबल बना लेना है और ये टेबल ना तुम्हारा काफ़ी हेल्प करेगा। अब उसके बाद देखो क्या देखोगे, अर्थवर्म। देखो अर्थवर्म कैसे कर रहा है, मॉइस्ट कोटिकल, अर्थवर्म मॉइस्ट कोटिकल। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट में क्या पाया जाता है, ट्यूब का नेटवर्क पाया जाता है जिसको हम लोग ट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, ठीक। और गिल्स पाया जाता है, गिल्स को हम लोग बोलते हैं ब्रंकियल रेस्पिरेशन। देखो बहुत लोग जानते हैं कि गिल्स जो होता है वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड मोलस्का, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ देखो जो गिल्स होता है ये कहाँ पाया जाता है, गिल्स तुम्हें मिलेगा, गिल्स या ब्रंकियल रेस्पिरेशन ध्यान रखना, फिशेस में मिलता है। किस में मिलता है, फिशेस में मिलता है, यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का, ठीक। तो फिशेस हुआ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हुआ और मोलस्का हुआ, इन तीनों में तुम्हें गिल्स से रेस्पिरेशन या ब्रंकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे ब्रंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स दोनों लिख लेना, ठीक। वस्कुलराइज बैग, जैसे हम ह्यूमंस में अगर बात करें तो ह्यूमंस में लंग पाया जाता है, यानी ह्यूमंस में कैसा रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। ये यूज किया जाता है किसके द्वारा, टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अमंग वर्टिब्रेट्स की बात करें, अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो देखो वर्टिब्रेट्स में फिशेस तुम्हें पता ही है गिल्स यूज करेंगी। एम्फीबिया, रेप्टाइल और बर्ड और मैमल, इन सब के पास होता है लंग, है ना। कुछ एम्फीबिया की बात करें, जैसे फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग के पास मॉइस्ट स्किन से होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। तो अगर NCERT को टफ क्वेश्चन बनाना है, मान लो एग्जामिनर को, तो बोलेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में होता है, दैट इज द फ्रॉग। तुमको एकदम टफ लेवल बता रहे हैं जहाँ एकदम टफ बनाना होगा। ब्रंकियल रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का। पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ लाइफ, जैसे ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रैकियल ट्यूब से किस में रेस्पिरेशन होता है, दैट इज द इंसेक्ट। ये 4 बातें एकदम ध्यान रखना, ये टफ क्वेश्चन जब बनाना होगा तो बना सकते हैं। NCERT में है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, अभी तक बनाया नहीं है वो बात अलग है। चलो
अब हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन में सबसे पहले क्या पाया जाता है, एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाया जाता है। ये सबको पता है, बाहर जो दिखता है दैट इज द नोज, नोज सबका होता है। तो नोज की जो ओपनिंग होती है उसको हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं। और ये कहाँ पे होती है, अपर लिप, जो अपर लिप होता है उसके ऊपर जो होता है नॉस्ट्रिल ओपन होता है। और ये पेयर होता है, दो होता है, सबको पता है, सब लोग देखे ही हो। उसके बाद आता है नेजल चैम्बर, और फिर आएगा नेजल पैसेज आएगा, उसके बाद नेजल चैम्बर आएगा। ठीक, अब ये जो नेजल चैम्बर होता है वो जाके ओपन होता है फेरिंग्स में। और फेरिंग्स जो होता है, फेरिंग्स पे ध्यान दो ना, फेरिंग्स में होता क्या है कि ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, फूड और एयर दोनों जाते हैं। अब ये जो फेरिंग्स होता है, एक फेरिंग्स ओपन होता है लैरिंग्स में भी, और इसके अलावा कहाँ ओपन होता है, दैट इज द ईसोफेगस में भी ओपन होता है। तो जो डाइजेशन पढ़ोगे तो वहाँ तुमको फेरिंग्स को ओपन कराना होगा ईसोफेगस में, बट यहाँ ये ओपन होगा लैरिंग्स में। और लैरिंग्स के में जो ओपन होता है तो जो ट्यूब होती है उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। अब ये जो ट्रैकिया होता है ना, ट्रैकिया में देखोगे तो तुमको ऐसे सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलती है। इसके ऊपर पाया जाता है लैरिंग्स। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में खास बात क्या क्या ध्यान रखनी है, लैरिंग्स कार्टिलेज का बना होता है। लैरिंग्स किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। इसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी आवाज़ निकल रही है ना वो लैरिंग्स से निकल रही है। तो साउंड प्रोडक्शन कौन कराता है, दैट इज द लैरिंग्स कराता है। ठीक, ड्यूरिंग स्वॉलिंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय थिन इलास्टिक कार्टिलेजर फिल्म दैट इज द एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस के बारे में पहली बात, ये तुम्हारा इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। किसका बना है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। और जब तुम खाना खाते हो ना तो ये ग्लॉटिस को कवर करता है। ग्लॉटिस को क्यों कवर करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, जैसे ये फेरिंग, ये एयर का पैसेज है, मतलब मान लो दैट इज ये ट्रैकिया है तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रैकिया है। तो जब एयर इधर से जाएगी, ठीक है, एयर जा रही है कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम खाना खाओगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, खाना जाएगा। अगर खाना एयर वाले रास्ते पे चला गया, ट्रैकिया में चला गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे पाया जाता है तुम्हारा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है, इसको ढक लेता है, जिससे भोजन क्या होता है, पीछे के साइड ईसोफेगस में जाता है। देखो ईसोफेगस पीछे के साइड होता है, ट्रैकिया आगे के साइड होता है। ठीक, तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है, एंट्री या फूड को प्रिवेंट करना लैरिंग्स में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। ट्रैकिया की अगर बात करें तो ट्रैकिया की जो स्टेन ट्यूब होती है, अब देखो ट्रैकिया कहाँ तक जाती है, मिड थोरैसिक कैविटी तक जाती है। मिड थोरैसिक कैविटी यानी लेवल ऑफ, यहाँ पे जो लेवल ध्यान रखना वो है 5 थोरैसिक वर्टेब्रा। 5 थोरैसिक वर्टेब्रा पे जाके जो तुम्हारा ट्रैकिया होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो दोनों पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रंकियस। एक को बोलते हैं ब्रंकस और दोनों को मिला के बोलोगे ब्रंकाई। तो लेफ्ट वाले को बोलेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रंकाई, राइट वाले को बोलेंगे राइट प्राइमरी ब्रंकाई। अब ये जो प्राइमरी ब्रंकाई है वो डिवाइड होगा तुम्हारे सेकेंडरी ब्रंकाई में, सेकेंडरी ब्रंकाई फिर डिवाइड होगा टर्सरी ब्रंकाई में, और टर्सरी ब्रंकाई लास्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज द टर्मिनल ब्रंकियोल, जो काफ़ी थिन होती है। अब ये जो टर्मिनल ब्रंकियोल है, इस टर्मिनल ब्रंकियोल्स के पास तुम्हें मिलेगा एक वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको हम लोग एल्वेलाई कहते हैं। तो एल्वेलाई क्या होती है, इरेगुलर वॉल्ड होती है, थिन होती है, वस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, तुम चाहे ट्रैकिया की बात करो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रंकाई और इनिशियल ब्रंकियोल्स, सब के सब पे क्या पाया जाता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। इनकम्प्लीट का मतलब सी शेप की कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जो लास्ट का जो टर्मिनल ब्रंकियोल है दैट इज द एल्वेलाई। एल्वेलाई में तुम्हारा कार्टिलेजनस रिंग नहीं पाई जाती। एल्वेलाई में कार्टिलेजनस रिंग नहीं पाई जाती। ठीक, अब ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रंकाई, ब्रंकियोल, एल्वेलाई का, ये सब के सब मिलके क्या करते हैं, लंग बनाते हैं। अब लंग की जो आउटर कवर होती है, सुनो, लंग जो होता है, लंग पे दो कवर पाई जाती है। एक कवर जो लंग के वाल से जुड़ी हुई होती है और दूसरी कवर जो थोरासिक कैविटी से जुड़ी रहती है। थोरासिक कैविटी में जो तुम्हारा ये रिप्स है इनके कांटेक्ट में रहती है। तो दो लेयर की पाई जाती है लंग पे, और लंग के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज द प्लूरा। तो कभी प्लूरल यूज होगा तो समझ जाना लंग की बात कर रहे हैं। तो अगर लंग की बात करें तो लंग देखो, दो लंग होते हैं, ठीक है, और दोनों लंग पे दो लेयर वाला प्लूरा पाया जाता है, दो लेयर वाला प्लूरा पाया जाता है। आज एक तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो थोरासिक कैविटी के संपर्क में होती है, कांटेक्ट में होती है। ठीक, अब ये तो दो लेयर क्यों होती है, तो इन दोनों लेयर के बीच ना, इन दोनों लेयर के बीच एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। इन दोनों के बीच जो फ्लूइड मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल फ्लूइड। और इसका काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ताकि लंग आसानी से एक्सपेंड कर सके और कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक, तो अच्छा,
अब इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसके कांटेक्ट में होती है, लंग के कांटेक्ट में होती है। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे एक बार ये फिगर देख लो, काफ़ी चीज़ें जो मैं समझने में दिखेगा। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर है दैट इज तुम्हारा क्या है, इपीग्लॉटिस है। ये क्या है, ये वाली स्ट्रक्चर, यहाँ ध्यान दो, ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस क्या करता है, इनकी ओपनिंग को कवर करता है। किसकी ओपनिंग को, ट्रैकिया के ओपनिंग को कवर करता है। ठीक, और यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे ये कार्टिलेजिनस बॉक्स है जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, लैरिंग्स बोलते हैं। और इस लैरिंग्स को ही हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स, क्योंकि इससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक, अब ट्रैकिया पे तुमको देखोगे तो ये देख रहे हो सी शेप की कार्टिलेज देखने को मिल रही है। अब ये जब आएगा ये इस रीजन में, कौन से रीजन में, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा, यहाँ पे लिख लेना, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा, तो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा जब आएगा तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक होगा तुम्हारा राइट प्राइमरी ब्रंकाई और दूसरा होगा लेफ्ट प्राइमरी ब्रंकस। अब देखो जो राइट प्राइमरी ब्रंकस है वो देख रहे होगे, राइट वाला जो प्राइमरी ब्रंकस है वो तुमको स्मॉल देखने को मिलेगा, छोटा मिलेगा और वाइड मिलेगा, चौड़ा मिलेगा। अब ये छोटा होता है, चौड़ा होता है। अब चौड़ा होने से क्या होता है कि इसमें ज़्यादा एयर जाती है, इसी वजह से राइट लंग जो होता है यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। तो कोई पूछेगा राइट लंग में इन्फेक्शन का खतरा क्यों ज़्यादा होता है, तो बताना कि जो राइट प्राइमरी ब्रंकस है वो चौड़ा होता है, वाइड होता है, स्मॉलर होता है। ठीक, और जो लेफ्ट होगा इसका उल्टा होगा, यानी लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट जो प्राइमरी ब्रंकस होगा वो लार्ज होगा और वाइट की जगह नैरो होगा। तो यहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। अब दोनों लंग के बीच में भी अगर ध्यान दो तो राइट लंग में नहीं, लेफ्ट लंग में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, हार्ट आ जाता है। तो हार्ट यहाँ पे थोड़ा सा दबा देता है, तो हार्ट तुम्हारा मिलेगा लेफ्ट साइड में। अब इन दोनों लंग के बीच में ये जो जगह होती है, इस जगह को हम बोलते हैं मीडियास्टेनम, मीडियास्टेनम। तो मीडियास्टेनम इज ए स्पेस बिटवीन टू लंग वेयर हार्ट इज सिचुएटेड। तो हार्ट कोई पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा दैट इज द मीडियास्टेनम में पाया जाता है। अब यहाँ पे ये जो पीले कलर का फ्लूइड देख रहे हो, है ना, इस फ्लूइड को हम लोग देखो ग्रीन कलर से मार्क कर रहे हैं, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं दैट इज द प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे प्राइमरी ब्रंकस क्या करेगा, सेकेंडरी ब्रंकस में टूटेगा और ये सेकेंडरी ब्रंकस टर्सरी ब्रंकस में टूटता है। और ये जो टर्सरी ब्रंकस है ये तुम्हारा बनाता है दैट इज द टर्मिनल ब्रंक्यूल, जो आगे चल के ये गोले गोले स्ट्रक्चर दैट इज द एल्वेलाई में टूट जाता है। ठीक, हाँ, इधर के फिगर में ध्यान दो, ये तुम्हारे रिब्स हैं। रिब्स जानते हो ना, 3 4 5 6 7 8 9 ही दिखाया, कोई बात नहीं, बस तो पता होना चाहिए तुम्हें कितना होता है, 12 पेयर होता है ना। ये कट इंड है रिब्स का ये कट इंड है। गुड। अब देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से बात करें तो टर्मिनल ब्रंक्यूल्स तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रंक्यूल्स तक, ये सब क्या है, एयर के लिए एक कंडक्टिंग पार्ट है, या समझ लो कि ये डक्ट है। ये क्या है, डक्ट है जहाँ से एयर आती जाती है। तो ये कनेक्टिंग पार्ट जाके एल्वेलाई को कट करे, एल्वेलाई के कांटेक्ट में आएगा। ठीक, तो ये टर्मिनल ब्रंक्यूल्स हो गया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गया, और जो भी मैंने बताया ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रंकस, ये सब के सब को मिला लो और एल्वेलाई को मिला लो। ठीक है, तो इस पूरे को बोलते हैं हम लोग दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही होता है, लंग को इन्वॉल्व करके बात कर रहे हैं। ठीक है, इनका मेन काम क्या होता है, रेस्पिरेशन कराना या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वेलाई। जो कंडक्टिंग पार्ट है वो, कंडक्टिंग पार्ट का मतलब ट्रैकिया हुआ, प्राइमरी ब्रंकस हुआ, ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक एयर को ब्रंकाई में लाएगा। अब खास बात देखो, एटमॉस्फेयर से हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं, तो क्या हम इन्वायरमेंट से केवल ऑक्सीजन लेते हैं? आंसर है नहीं, सारी एयर आती है हमारी बॉडी में। तो फिर क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी केवल ऑक्सीजन ही क्यों लेती, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहचानता है, इस वजह से। चलो, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाइड एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। अब ये वाले जो पार्ट्स है ना, जो ये जो मूवमेंट वाला नॉस्ट्रिल हुआ और ट्रैकिया हुआ, ग्लॉटिस हुआ, ये सब क्या करते हैं, ये सब इन सब का काम क्या होता है कि ये फॉरेन पार्टिकल को पहले तो ट्रैप करते हैं म्यूकोसिलरी एस्लेटर वाले मेथड से, ह्यूमिडिफाइड करते हैं, और इसके अलावा ना एयर को बॉडी टेम्परेचर से मेंटेन कराते हैं। अगर कोई पूछेगा कि एयर को बॉडी टेम्परेचर से कौन मेंटेन कराने में जो मेन रोल प्ले करता है, वो मेन रोल प्ले करता है कोंका। इसमें दिया नहीं है, कोंका मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, और कोंका 3 होते हैं, इन्फीरियर, मिडल, सुपीरियर। ठीक,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो एक्चुअल में कहाँ पे होता है, वो होता है एल्वलाई पे, वो होता है एल्वलाई पे। अच्छा, लंग के बारे में पूछे तो लंग कहाँ पाया जाता है, दैट इज द थोरासिक चैम्बर में। कहाँ पाया जाता है, थोरासिक चैम्बर में। तो इसमें क्या ध्यान रखना कि जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ये है तुम्हारा, ये इसकी ह्यूमन बॉडी, ये इसका पैर है, ये इसका हाथ है, तो ये डायफ्राम है। यहाँ पे मान लो ये क्या है, डायाफ्राम है। तो डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट जो होता है, यहाँ वाले जो कैविटी होती है या चैम्बर होता है, उसको हम लोग थोरासिक कैविटी या थोरासिक चैम्बर बोलते हैं। और डायफ्राम के नीचे हमारा जो होता है वो उसमें उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल चैम्बर। अब एब्डोमिनल कैविटी में अगर बात करें तो स्टमक पाया जाता है, इंटेस्टाइन पाया जाती है, ये सब पाया जाता है। और थोरासिक चैम्बर में अगर बात करें तो थोरासिक चैम्बर में हाँ लंग पाया जाता है। थोरासिक चैम्बर में क्या पाया जाता है, लंग पाया जाता है। लंग के अलावा और क्या पाया जाता है, तो आंसर है थोरासिक चैम्बर में लंग के अलावा हार्ट पाया जाता है, लंग के अलावा हार्ट पाया जाता है। और थाइमस भी बोल सकते हो, थाइमस भी इसमें होता है। चलो, तो एनाटॉमिकली अगर थोरासिक चैम्बर की बात करें तो ये एयर टाइट चैम्बर होता है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान दो, अगर सिंपल से इमेजिन करोगे तो सिंपल सा बन जाएगा। देखो ध्यान दो, थोरेसिक चैम्बर फॉर्म डॉर्सली, डॉर्सली का मतलब है पीछे साइड से। तो पीछे साइड सोचो क्या होता है, ह्यूमन में पीछे साइड होता है वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो पीछे साइड से ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगा। वेंट्रिकली, वेंट्रिकली आगे क्या होगा, आगे होती है हमारा स्टर्नम। आगे कौन होता है, स्टर्नम। स्टर्नम का दूसरा नाम क्या है, ब्रेस्ट बोन। स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन। ये आगे की तरफ पाई जाती है। लेटरल का मतलब है साइड में, तो साइड में क्या पाया जाता है, रिब्स पाया जाता है। और नीचे की साइड में पाया जाता है डायफ्राम। और डायफ्राम के बारे में क्या ध्यान रखना है कि डायफ्राम डोम शेप्ड ऑर्गन है, डोम शेप्ड पार्ट है। और डायफ्राम जो होता है कार्टिलेज नहीं होता है, मसल्स होता है। डायफ्राम इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना। The anatomical setup of lung is thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflect in lung या पल्मोनरी कैविटी। ये ऐसी हिसाब से होता है कि अगर थोरासिक कैविटी में कोई भी चेंजेस लाओगे तो पल्मोनरी कैविटी में चेंजेस होगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, इससे हम ब्रीदिंग कर पाते हैं और पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक। ओके, अब देखो रेस्पिरेशन में क्या स्टेप्स होते हैं, रेस्पिरेशन में क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स समझो। आई होप कि ऊपर का पूरा समझ में आओ। अगर कोई भी डाउट हो आप बिंदास कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो या लाइव में ही आप बोल सकते हो, चैट में बोल सकते हो। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या होगा, ब्रीदिंग होगा। ब्रीदिंग का मतलब जो इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट है उसके साथ हम उसको CO2 देंगे और उससे हम O2 लेंगे, ठीक। ब्रीदिंग होगा या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल सकते हो इसको। यानी इसमें क्या होगा कि हम एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के भीतर लेंगे और CO2 रिच जो एल्वलाई की एयर है उसको हम बाहर करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है कि अब देखोगे कि एल्वलाई जो है, एल्वलाई में CO2 आ गया तो एल्वलाई क्या करेगा, ब्लड के साथ काम करे, कांटेक्ट में आएगा। ब्लड, ये ब्लड होगा, ये एल्वलाई है, इसके कांटेक्ट में आएगा। अब ब्लड से एल्वलाई CO2 ले लेगा और O2 दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहाँ होगा, एल्विलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा। उसके बाद जब ये गैस ब्लड में जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग से ब्लड में ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है ये कहाँ चला जाएगा, दैट इज़ द हार्ट। ये कहाँ जाता है, हार्ट में, और हार्ट फिर पूरे बॉडी में भेजता है। तो ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय द ब्लड। और फिर जब ये पूरे बॉडी में जाएगा तो जहाँ वो पहुँचेगा टिश्यू के पास, जब टिश्यू के पास पहुँचेगा तो टिश्यू को ये क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा। ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन दे देगा और ब्लड टिश्यू से O2 ले लेता है, CO2 ले लेता है। अब उसके बाद क्या करता है, टिश्यू ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा यानी रेस्पिरेशन कराएगा, और जिसके वजह से क्या होगा, CO2 रिलीज होगी। इसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं और जिसके बारे में चैप्टर 12 में हमने पढ़ रखा है। ये 5 स्टेप में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, तुम लोग जानते ही होगे। क्या, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या PV बराबर कांस्टेंट। ये किसका नियम है, तुम लोग कमेंट में बताना। तुम लोग गैसेस स्टेट में ये पढ़े ही होगे, ठीक।
तो देखो ब्रीदिंग के 2 स्टेज होते हैं। ब्रीदिंग अगर करना है तो उसमें एक तो इंस्पिरेशन होगा, एक एक्सपिरेशन होगा। इंस्पिरेशन का मतलब इन 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 यानी बॉडी के भीतर लेना। एक्सपिरेशन में एक्स 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 मतलब बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। तो इंस्पिरेशन में क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के भीतर लेंगे। एक्सपिरेशन में क्या करेंगे कि जो एल्वेलाई की एयर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज करा देंगे। अब ये जो मूवमेंट होता है एयर का आउट ऑफ द लंग, इट इज़ कैरिड आउट बाई क्रिएटेड प्रेशर ग्रेडियंट। ये कैसे होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है लंग और एटमॉस्फेयर के भीतर, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, देखो कहीं भी ग्रेडियंट का मतलब आ जाए ना, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक जगह वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी जगह वो चीज़ कम हो जाएगी। तो ये ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करेगा, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होता है। इसी के लिए हमें क्या करना होता है, ग्रेडियंट बनाना होता है। पीछे भी हम लोग प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहे थे। तो यहाँ जब हम प्रेशर ग्रेडियंट बनाएंगे तो जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर वाले एरिया से कम प्रेशर वाले एरिया में गैस का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे प्रेशर बढ़ा सकते हो, कैसे प्रेशर घटा सकते हो। तो उसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अगर क्या कर दें, अगर सिंपल से बात क्या है, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दें तो वहाँ प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर घटा, वॉल्यूम घटाया प्रेशर बढ़ा। बस ये इतनी सी बात अगर समझ रहे हो, दैट इज़ द बायल्स लॉ। अगर बायल का नियम समझ रहे हो, है ना, तो बायल का नियम समझ रहे हो तो तुम्हारे लिए आसानी से हो जाएगा। तो देखो इंस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन में क्या करते हैं कि जो प्रेशर होता है लंग में जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो इंस्पिरेशन में क्या करते हैं कि लंग के प्रेशर को हम कम कर देते हैं, लंग के प्रेशर को कम कर देते हैं। अब लंग का प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से एयर लंग में जाएगा, क्योंकि हाई से लो जाना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने कम तो कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या इसको बोल सकते हो, इसको ये भी बोल सकते हो कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे लंग में रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रेशर क्रिएट कैसे करेंगे, अगर मान लो तुम्हें प्रेशर घटाना है तो क्या करना होगा, वॉल्यूम को बढ़ाना होगा। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं थोरेसिक कैविटी का, ये मैं आगे बताऊँगा। सिमिलरली अगर एक्सपिरेशन कराना है तो क्या करना होगा, एक्सपिरेशन में क्या, बॉडी से बाहर निकालना है हवा। तो सिंपल सी बात है, भीतर तुम क्या कर दो, प्रेशर बढ़ा दो। यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को हमें क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक। अब ये जो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन है इसको कंट्रोल करती है हमारी डायाफ्राम की मसल्स, और एक मसल्स होती है दैट इज़ द एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स। अब कहोगे ये क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स देखो समझाते हैं। देखो ये एक रिब्स है, ये दूसरी रिब्स है। इन दोनों रिब्स के भीतर क्या मिलेगा, तुम्हें ऐसे मसल्स देखने को मिलेंगी। तो ये वाली जो मसल है दैट इज़ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो कोई पूछेगा इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि इंटरकोस्टल मसल क्या होती है, तो उसको बताना मसल बिटवीन द टू रिब्स। ये एक रिब है, यानी ये एक रिब वाली बोन है, ये दूसरी रिब वाली बोन है। इन दोनों के भीतर जो मसल्स पाई जाती है उसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और अंदर साइड में होती है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और जो बाहर साइड होती है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, डायाफ्राम, रिब्स, ये सब मिलके क्या करती हैं, ये प्रेशर ग्रेडियंट बनाती हैं। अब कैसे ये प्रेशर ग्रेडियंट बना पाती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायफ्राम खुद को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक ये फिगर से समझो, यहाँ पे क्या किया, डायफ्राम ऐसे रिलैक्स स्टेट में था, डायफ्राम ने खुद को कॉन्टैक्ट किया। तो जब खुद को कॉन्टैक्ट किया तो नीचे की ओर खींच दिया, डायफ्राम कॉन्टैक्टेड। तो डायफ्राम जो डोम शेप का था, पहले डायफ्राम रिलैक्स स्टेज में डोम शेप का था, ऐसे था। अभी क्या किया, ये डायफ्राम ने इस वाले पार्ट्स को अपने नीचे की तरफ खींचना चालू किया, और जैसे ही डायफ्राम इसको नीचे की ओर खींचना चालू करेगा तो ये डोम शेप से बदल के फ्लैट हो जाता है। डोम शेप से कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। अब जब ये डोम शेप से फ्लैट होगा तो इसके वजह से क्या होगा, सोचो, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब ये नीचे की तरफ करेगा तो इतना नीचे अगर आ जाएगा तो इतना तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, इतना वॉल्यूम बढ़ता है। इसके अलावा क्या होता है कि रिब्स और स्टर्नम जो है वो बाहर की ओर फैल जाते हैं। जब ये बाहर की ओर फैलते हैं तो बाहर की ओर फैलेंगे तो सिंपल सी बात है, ये भी क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स को बढ़ा रहा है। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स को बढ़ा देते हैं। जैसे ही वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स बढ़ता है तो अकॉर्डिंग टू बायल लॉ, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घट गया। तो जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, लंग का प्रेशर घट जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर से एयर चली जाती है लंग में। ये बात समझ में आई।
तो इंस्पिरेशन हुआ, तो इंस्पिरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम को कांटेक्ट होना पड़ेगा या फिर डोम शेप से फ्लैट शेप होना पड़ेगा। खैर यहाँ आओ, यहाँ क्या कह रहा है, इसमें देखो कंट्रैक्शन होगा किसका, डायफ्राम का। इससे वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स का जो वॉल्यूम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे बढ़ जाता है। और इसके अलावा कंट्रैक्शन यहाँ पे ध्यान दो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का होता है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इसमें रोल प्ले नहीं करती हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पिरेशन में रोल प्ले नहीं करती हैं। ये एक मेजर चीज़ है जो तुम्हें ध्यान रखना है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है। ये क्या करेगी, लेफ्ट्स को अप्रिप करेगी, ऊपर उठाएगी। इससे क्या होगा, इससे भी क्या होगा कि वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करेगा। अब अगर थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम इसने डार्सोवेंट्रल एक्सिस पे अगर इसने बढ़ा दिया तो ओवरऑल क्या हो रहा है, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। एक सेकेंड, थोरैसिक वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम अलग अलग है? आंसर है हाँ, थोरैसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम दोनों अलग अलग होते हैं। अगर थोरैसिक वॉल्यूम की बात करें तो देखो, ये जो थोरैसिक कैविटी होती है उसका जो वॉल्यूम बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक वॉल्यूम। अब इस थोरैसिक कैविटी के भीतर पाया जाता है लंग, भीतर क्या पाया जाता है, लंग। अब इस लंग का जब वॉल्यूम बढ़ता है तो हम इसे बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो पल्मोनरी वॉल्यूम कहलाएगा। अब जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट जाएगा अकॉर्डिंग टू बायल्स लॉ। अब बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज़्यादा है, भीतर कम है, तो एयर कहाँ मूव करेगी, आउटसाइड टू इनसाइड द लंग, यानी इंस्पिरेशन होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें एक्सपिरेशन की, हम किसकी, एक्सपिरेशन की, तो एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो डायफ्राम क्या था, कॉन्ट्रैक्टेड था, वो डायफ्राम रिलैक्स होगा और अपवर्ड आर्च हो जाएगा। तो ये डायफ्राम पहले एक फ्लैट शेप था, ये डायफ्राम अब कैसा होने वाला है, डोम शेप का होने वाला है एक्सपिरेशन में। तो एक्सपिरेशन में जब डोम शेप का होगा तो ये जो फ्लैट डायफ्राम है ये क्या करेगा, ये जो फ्लैट डायफ्राम है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्लैट डायफ्राम था तो इतना वॉल्यूम कवर कर रखा था, अब जैसे ही ऐसे ऊपर चला जाएगा तो इतना वॉल्यूम कम कर देगा। इसके अलावा रिब्स और स्टर्नम ये अपनी बैक पोजीशन पे वापस आते हैं। इन सब के वजह से क्या होगा कि ये वापस आएंगे तो वॉल्यूम जो है थोरैक्स का डिक्रीज करेगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब भीतर का प्रेशर बढ़ गया तो एयर बाहर चली जाएगी। दैट इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्सपिरेशन। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है कि एक्सपिरेशन में जो तुम्हारा डायफ्राम है वो रिलैक्स होगा और इंटरकोस्टल मसल्स जो है अपने पुराने कंडीशन में रिटर्न हो जाएंगी, यानी नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न होगी। इससे क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम फिर से डिक्रीज कर जाएगा। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज किया तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, और जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो पल्मोनरी से यानी लंग से हवा बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगी, यानी एक्सपिरेशन होगा। ठीक, अब इन सब चीज़ों में तुमको एक बात मैं नोटिस करा देता हूँ, ध्यान देना। इंस्पिरेशन हुआ या एक्सपिरेशन हुआ, इंटरनल कोस्टल मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखना है तुम्हें। ठीक है, केवल और केवल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती है। अच्छा, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स लाइक एज एब्डोमेन। एब्डोमेन के मदद से भी हम लोग इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट ध्यान रखना, यूजुअली हम बात करें कि ह्यूमंस की, एक हेल्दी ह्यूमंस की, तो 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है, 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है। और जब तुम आओगे ना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में तो तुम्हें ना ब्रीदिंग रेट निकालने का एक एक्सरसाइज होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, काफ़ी मज़ा आता है। मतलब हमको तो उस वाले में बहुत मज़ा आया था, जस्ट मज़ेदार होता है। इसके अलावा ना स्पायरोमीटर तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। स्पायरोमीटर में फूंक मार के देखना कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जा रहा है। हम तो ज़बरदस्ती मारते थे, हम तो कभी कभी ना, मतलब लैब नहीं भी रहते थे तब भी चले जाते थे घुस के, हम लोग बस के फूंक मार रहे होते थे, मज़ा आता था। मतलब प्रैक्टिकल करोगे मज़ा आएगा। क्योंकि अब देखो, तो स्पायरोमीटर पे आ जाता है। ठीक, तो स्पायरोमीटर का काम क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करता है, कितना आप सांस ले रहे हो, कितना छोड़ रहे हो, कितना एयर निकाल रहे हो, उसको मेजर करता है। तो स्पायरोमीटर ध्यान रखना, स्पायरोमीटर वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करता है। अब देखो, खास बात, केवल वॉल्यूम को ही मेजर कर पाता है, कैपेसिटी को मेजर नहीं कर पाता। ठीक, अब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम और कुछ कैपेसिटी दी गई है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो तुम्हें याद होना ही चाहिए कि ये क्या होता है। देखो, तुमको ये क्या होता है नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका वॉल्यूम कितना है ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो एक टेबल इसके लिए भी तुम्हें बनाना है। एक क्या करना, एक स्टिकी नोट लेना, यहाँ पे एक टेबल बनाना, इसमें लिखना टाइडल वॉल्यूम, है ना, और एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये लिख लेना। और इनकी जो अमाउंट है जैसे 500 ml, 25 to 30 ml, ऐसे ना, ऐसे लिख लेना। और इसको ना तुमको 10 बार रिवाइज करना है ताकि ये याद हो जाए। ये बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से हर साल आता है, इस साल भी आएगा। इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन अभी ऊपर जो पढ़े हो उसमें से आ सकता है, या फिर ये वॉल्यूम से तो एक क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि अगर तुम नॉर्मली इंस्पायरेशन और एक्सपिरेशन कर रहे हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करोगे, उसमें जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व होती है उसी को हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। तो एक बार तुमने सांस लिया 500 ml गया, एक बार तुमने सांस छोड़ा 500 ml छोड़ा। तो अगर तुमसे कहे कि 1 मिनट का बताओ, तो 1 मिनट के लिए क्या करोगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं 60 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है आदमी, 12 से 16 बार, पीछे बताओ ना, 12 से 16 बार ब्रीदिंग रेट है। तो 12 से 16 बार, तो 12 से बार अगर सांस लेगा तो 12 पचे 60, यानी 6000 ml 1 मिनट में ले लेगा। अगर 16 बार लेगा तो 16 पचे 80, यानी 8000 ml एयर पर मिनट में ले सकता है। डिपेंड करता है उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना है, बच्चों में ज़्यादा होता है, बड़ों में कम होता है। नेक्स्ट है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो होता क्या है ना, जैसे मान लो तुमने क्या किया, नॉर्मली तुमने क्या की, एयर इनहेल कर ली, नॉर्मल एयर इनहेल की, कितना इनहेल की, 500 ml। उसके बाद भी जब तुम फोर्सफुल्ली अगर तुमने इंस्पायर किया, कोशिश किया कि और ज़्यादा एयर हम ले लें, तो कितना एयर ले सकते हो, इस 500 ml के अलावा जो हम एयर इंस्पायर कर पाते हैं उसको हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मान हमेशा याद रखना 2500 to 3000 ml, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वैसे ही एक्सपिरेटरी। तो नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या करना है, एयर को एक्सपेल आउट करना है। तो हमने नॉर्मल कंडीशन में एयर एक्सपेल आउट करी, 500 ml एक्सपेल की, लेकिन फिर भी अगर हम फोर्सफुल्ली एक्सपिरेशन करें तो इस 500 ml के बाद भी हम कुछ एयर बाहर निकाल पाते हैं। और जितनी एयर हम बाहर निकाल पाते हैं वो जो एडिशनल वॉल्यूम होता है, इस 500 ml के अलावा जितनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हम बाहर निकाल पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। वैल्यू ध्यान रखना 1000 से 1100 ml, ये इंपॉर्टेंट है। रेजिडुअल वॉल्यूम, देखो तुम कितना हो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करो, कितना हो कर लो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लंग से पूरी हवा बाहर नहीं जाएगी। फोर्सफुल्ली जितना एक्सपिरेशन करना है शरीर से हवा निकालने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग में बची रह जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम तुम्हारे शरीर से कभी बाहर नहीं निकलेगा और इसका मान होता है 1100 से 1200 ml। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये जो तुम्हारा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम्स को आपस में जो डिफरेंट वॉल्यूम है, जिनको जब तुम आपस में ऐड करोगे तो ये बन जाती है पल्मोनरी कैपेसिटी। तो एक सेकेंड, पल्मोनरी कैपेसिटी निकालने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो क्लिनिकल डायग्नोसिस में हम लोग पल्मोनरी कैपेसिटी को ही यूज करते हैं, वॉल्यूम को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखो पहला क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये है कि अगर जैसे मान लो नॉर्मल कंडीशन में तुम हवा ले रहे हो, दे रहे हो, लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि नॉर्मल एक्सपिरेशन करो और उसके बाद इंस्पिरेशन करो, नॉर्मल इंस्पिरेशन नहीं करना है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना है जितना ज़्यादा तुम कर सकते हो,
तो हम उसे बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी टोटल कितनी एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो तुम इंस्पायर कर सकते हो एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। तो कितना करोगे, एक तो टाइडल वॉल्यूम करोगे और उसके बाद रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या सॉरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना जाएगा। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कंडीशन में जाएगा, उसके बाद ज़बरदस्ती का जो करोगे वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जाएगा। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, वही बात, नॉर्मल तुमने क्या किया, नॉर्मली क्या करो, इंस्पायरेशन करो, उसके बाद तुम जितनी एयर तुम एक्सपेल आउट कर सकते हो, जितनी ज़्यादा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो एक तो तुम टाइडल वॉल्यूम जो है उतना एक्सपायर करोगे, उसके अलावा ज़बरदस्ती जब करोगे, फोर्सफुली करोगे, तो जितनी तुम्हारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उतना तुम एयर बाहर रिमूव कर पाओगे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दैट इज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, और ये होते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो लंग में रहता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, मतलब नॉर्मल तुमने एक्सपिरेशन किया उसके बाद भी जो तुम्हारे लंग में बचता है उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक। अब सुनो, तो नॉर्मली तुमने अगर एक्सपिरेशन किया है तो तुमने सिर्फ टाइडल वॉल्यूम निकाला है, क्या क्या नहीं निकाला, तो आंसर है तुमने रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं निकाला, और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो ज़बरदस्ती एक्सपायर करने पे निकलता वो नहीं निकाला है। यानी इसमें तुम्हारा क्या है, दो चीज़ें हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। ठीक, वाइटल कैपेसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाइटल कैपेसिटी, ये तो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। ये कहता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो तुम ब्रीथ कर सकते हो आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ध्यान देना, नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं बात कर रहा, नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं बोल रहा, फोर्सफुल ज़बरदस्ती सांस निकालने के बाद जितना तुम एयर ब्रीथ कर जाओ, ठीक है। तो कितना ब्रीथ कर जाओगे, तो अगर तुमने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया है तो तुमने ERV निकाल दी है, तो ERV तुम ब्रीथ करोगे। उसके बाद क्या किया, टाइडल वॉल्यूम तो तुम ब्रीथ करोगे ही करोगे, उसके बाद तुम ज़बरदस्ती फोर्सफुली इंस्पिरेशन भी कर रहे हो तो IRV भी तुम ब्रीथ करोगे, IRV भी ब्रीथ करोगे, IRV भी ब्रीथ करोगे, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे तो वाइटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो वाइटल कैपेसिटी में 3 लोग को तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, ERV, TV, IRV। ये डायरेक्ट ये फार्मूला पूछ सकता है, वाइटल कैपेसिटी का फार्मूला बताओ। या फिर वाइटल कैपेसिटी को ये भी बोल सकता है कि वाइटल कैपेसिटी देखो किसके बराबर होती है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी में से रेजिडुअल वॉल्यूम घटा दोगे तो भी तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा, इसको ध्यान रखना। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग में रह सकता है एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, ज़बरदस्ती इंस्पिरेशन करने के बाद। तो इसको निकालने के लिए तुम्हें RV, ERV, TV और IRV सबको जोड़ना पड़ेगा, या बोल सकते हो कि वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, टोटल लंग कैपेसिटी बराबर क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी बराबर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम इसको जानते ही हो, RV, ERV, TV, IRV, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में तो तीनों आ जाएंगे ना, IRV, ERV, TV। ओके, इतना तुम्हें ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन इसमें से आना कन्फर्म है, एक क्वेश्चन आना कन्फर्म है, इसलिए ध्यान रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, तो गैसेस की जो एक्सचेंज होता है वो होता है एल्वेलाई पे। तो तुमसे पूछा प्राइमरी साइट कौन सी है गैसेस के एक्सचेंज करने की, तो वो होती है एल्वेलाई पे, ठीक। एक तो प्राइमरी साइट है, एल्वेलाई पे गैसेस का एक्सचेंज होगा, और दूसरा एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो जब एल्वेलाई में जब ये गैसेस का एक्सचेंज होता है तो ब्लड ऑक्सीजन लेता है, लेकिन जब टिश्यू पे करता है तो ब्लड ऑक्सीजन देता है, ठीक। ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है, यानी सिंपल डिफ्यूजन कराना, यानी ये डिपेंड करेगा प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से। किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर एंड
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे और थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे, इन सब पे डिपेंड करता है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो तुमसे पूछे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, गैस की सॉल्युबिलिटी, मेम्ब्रेन की थिकनेस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए हाँ ठीक है कोई नहीं, डिफ्यूजन पे डिपेंड करेगा डिफ्यूजन। अच्छा, प्रेशर जो कंट्रीब्यूट किया जाता है एक इंडिविजुअल गैस के द्वारा मिक्सचर ऑफ गैस में, उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं और इसको हम लोग PO2 से दिखाते हैं। ये देखो, ये तुम पीछे पढ़े ही होगे, हाँ जो लोग भी गैसेस स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेगा उसमें पता होगा कि अगर मान लो यहाँ पे 10 गैसेस का मिक्सचर है, O2 CO2 NO2 सारी की सारी गैसेस का मिक्सचर है, तो इसमें O2 जो है, ये वाली जो गैस है, जितना प्रेशर डालेगी उसी को O2 के गैस को हम लोग बोलते हैं। O2 के गैस यानी एक गैस का जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल प्रेशर में, उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं और इसको हम लोग उसकी मोल बटा टोटल मोल गुणे टोटल प्रेशर से गुणा करके उसका फ्रैक्शन निकालते थे। इसको क्या बोलते हैं, बोला तुम लोग बताओगे क्या बोलते हैं। तो प्रेशर जो एक इंडिविजुअल गैस एक मिक्सचर ऑफ गैस में डालती है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को लिखेंगे PO2, CO2 के लिखेंगे PCO2। ठीक, अब मेनली जो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करानी होती है वो इन्हीं दोनों गैसेस करानी होती है, तो इसीलिए इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो डिफरेंट डिफरेंट का यहाँ पे दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का दिया गया है। तो जितना ज़्यादा उनकी कंसंट्रेशन होगी उनका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। देखो एटमॉस्फेयर में बात करें, सुनो, एटमॉस्फेरिक एयर में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कुछ जगह 160 लिखा होता है, 159 यहाँ लिखा है, ठीक है, 159 होता है एटमॉस्फेरिक एयर का, एयर में O2 का पार्शियल प्रेशर, जबकि एल्वलाई में इसका पार्शियल प्रेशर होता है 104, तो 160 से इसीलिए मूव करती है 104 के पास। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है एल्वलाई के पास उसका होता है 40, उसका होता है 40, ठीक है, उसका होता है 40, कितना होता है 40। तो ये एल्वलाई से ऑक्सीजन कहाँ चले जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एल्वलाई से ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाती है। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा, तो इसमें भी तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाएगा। और फिर टिश्यू के पास देखो, टिश्यू के पास क्या होता है 40 होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है टिश्यू, तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ट्रांसफ़र होगा O2 टिश्यू के पास, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास जो पार्शियल प्रेशर है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की ओर जाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक 160 मैंने तो याद कर लिया था, तुम भी याद कर लो। एल्वलाई में 104 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तुम्हारा 40 होता है और टिश्यू में भी 40 होता है, ठीक है, और 95 होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। CO2 की बात करें तो CO2 सबसे ज़्यादा तुम्हें टिश्यू में देखने को मिलेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखने को मिलेगा, दैट इज़ द 45, और ऑक्सीजनेटेड में CO2 का होता है 40, एल्वलाई में भी होता है 40 और एटमॉस्फेरिक एयर में होता है 0.3, इसीलिए एल्वलाई से CO2 जाता है एटमॉस्फेयर में, एल्वलाई से CO2 जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक, यहाँ पे ये सारा डायग्राम बना के दे रखा है, बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको समझ लोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। यहाँ देखो, एटमॉस्फेयर में अगर बात करें तो एटमॉस्फेयर में जो O2 का पार्शियल प्रेशर है वो होता है 160 mmHg। तो यहाँ से CO2 क्या होगा, कहाँ चला जाएगा, एल्वलाई में, क्योंकि एल्वलाई के पास कितना है 104 ही है O2 का पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे जब 104 है तो यहाँ, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है इसके पास जो O2 का पार्शियल प्रेशर है वो है 40, वो है कितना 40। तो यहाँ से एल्वलाई से किस में चला जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, पल्मोनरी वेन में जो ब्लड जाएगा उसमें ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 95। अब ये जो 95 वाला प्रेशर वाला है ये ऑक्सीजन जाएगी, ये ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगी तो टिश्यू के पास अगर देखोगे तो टिश्यू के पास अगर देखोगे तो O2 का जो पार्शियल प्रेशर टिश्यू के पास होता है वो होता है 40 mmHg, और यहाँ पे ब्लड के पास जो है वो है 95। तो यहाँ से O2 इसमें चली जाएगी टिश्यू में, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर जाता है। और यहाँ पे देखोगे तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है इसमें 40 होता है, सॉरी 45 होता है, टिश्यू में क्या होता है 45 होता है, और ब्लड में क्या होता है 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है, इसलिए यहाँ से यहाँ CO2 चला जाएगा। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें तुम्हारा CO2 का प्रेशर हो जाएगा 45। अब ये जो 45 जब एल्वलाई में जाएगा तो एल्वलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है 40, तो एल्वलाई में चला जाएगा ये, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये ज़्यादा है प्रेशर। अब एल्वलाई में इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा CO2 का 40, और एक्सपायर्ड
एनवायरनमेंट में देखोगे तो 0.3 mmHg होता है, तो यहाँ से ये इन्वायरमेंट में निकल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, गैसेस का एक्सचेंज लंग में हुआ। ठीक, ये होता है हमारा ब्रीदिंग का फर्स्ट स्टेप जो ऊपर देखे थे। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हुआ डिफ्यूजन के थ्रू, गैसेस का एक्सचेंज हुआ डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि ब्लड ने इस पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को या इस ऑक्सीजन गैस को पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया, फिर टिश्यू के लेवल पे डिफ्यूजन हुआ, और यहाँ टिश्यू क्या करेगी, इस टिश्यू क्या करेगी, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेगी, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर लेगी। कोई दिक्कत वाली बात? आई होप कि कोई दिक्कत ना हो। चलो, एक सेकेंड रुकना। अगर किसी को कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लेगा। ठीक, अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन, आई फ्रॉम टिश्यू टू, टिश्यू से ब्लड के बीच में एक ग्रेडियंट मिलेगा ना। इसके अलावा ब्लड टू एल्वेलाई, इन दोनों जगह CO2 और O2 का एक ग्रेडियंट रहेगा और CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। ध्यान देना, CO2 की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है CO2 की वो ज़्यादा होती है, 20 to 25 टाइम ज़्यादा होती है O2 से। ठीक है, तो जो CO2 की अमाउंट डिफ्यूज कर पाती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पर यूनिट टाइम डिफरेंस पार्शियल प्रेशर में वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू O2। तो देख रहे हो, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस अगर CO2 का देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 45-40 यानी 5 का ही आता है, बट इनका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से CO2 का जो एक्सचेंज है वो ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ पे अब तुम्हारे हाईलाइट करने की बात है। अब हम लोग यहाँ पे एक फिगर देख लो, उससे पहले एक फिगर देखो तब हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में तुम्हें एक एल्वेलर कैविटी दिखाई गई है, एक एल्वेलाई दी गई है। यहाँ पे तुम्हारा O2 आ रहा है और यहाँ से CO2 जा रहा है। ठीक है, अब ये जो O2 आता है, ये O2 क्या करता है, ये RBC के पास होता है हीमोग्लोबिन, RBC के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से बाइंड होता है, तो यहाँ से O2 जाती है हीमोग्लोबिन के पास और इस ब्लड से CO2 जाती है एल्वेलाई के पास या एल्वेलर कैविटी के पास। तो ये एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज कैसे होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये देखो क्या क्या ध्यान रखना है, ध्यान का रखना है। यहाँ पे तुम्हारे पास ये एक सेल की लाइन है, एल्वेलाई में ये एक सेल की लाइन है जिसको ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एल्वेलर वाल की, जो एक सेल थिक होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक, उसके बाद इस साइड में ये ब्लड की कैपिलरी है, ये ब्लड की कैपिलरी है। ब्लड की कैपिलरी को बोलते हैं एंडोथेलियम बोलेंगे, ब्लड की कैपिलरी को क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम। और इन दोनों के बीच में जो सब्सटेंस पाया जाता है उसको बेसमेंट सब्सटेंस बोलते हैं। तो यहाँ जो डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन जो हो रहा है यहाँ पे 3 लेयर में हो रहा है। पहली लेयर जो है एल्वेलाई की स्क्वेमस एपिथेलियम है, दूसरी लेयर जो है वो बेसमेंट सब्सटेंस की है, तीसरी लेयर जो है ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम है। तो तुमसे अगर ये पूछ सकता है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर्स की मिलके बनी होती है, तो 3 लेयर की मिलके बनी होती है, 3 लेयर की मिलके बनी होती है। पहली लेयर जो होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एल्वेलाई की, दूसरी होती है एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, और तीसरी होती है दैट इज द बेसमेंट सब्सटेंस, दैट इज द बेसमेंट सब्सटेंस। ये जो बेसमेंट सब्सटेंस होती है वो दोनों के बीच में होता है, किसमें, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स और जो स्क्वेमस एपिथेलियम है किसका, एल्वेलर कैविटी का, तो इनके बीच में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या ध्यान दोगे, कैपिलरी, एक वर्ड आया था कैपिलरी, कैपिलरी समझाते हैं तुमको क्या कहते हैं, कैपिलरी क्या होती है वो समझाते हैं। देखो एक सेकेंड, कैपिलरी देखो क्या होता है, एक होता है तुम्हारा आर्टरी, एक होता है तुम्हारा वेन। ये आर्टरी है, ये वेन है। आर्टरी से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और वेन से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट को। ये किसको जाता है, हार्ट को। ये आर्टरी से ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। ठीक है, तो इनके बीच जो टिश्यू हैं, जो टिश्यू के साथ गैसेस एक्सचेंज ना तो आर्टरी कर सकती है ना तो वेन कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो थिक होती है, इनकी मेम्ब्रेन थिक होती है, इसलिए चेंज नहीं कर पाती। तो ये आर्टरीज क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो छोटे छोटे पाइप्स होते हैं यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो और यही जो कैपिलरी होती है ये फिर जाके ज्वाइन करती है वेन से। तो कैपिलरी की बात करें तो एक्चुअल में बोल सकते हैं इट्स अ कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी एंड वेन। थिन मेम्ब्रेनस होती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो पाता है। अच्छा, यहाँ आ जाओ, कैपिलरी हमने समझ लिया। अगर बेसमेंट सब्सटेंस की बात करें तो ये बेसमेंट सब्सटेंस
थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से का बना होता है। सपोर्टिंग दैट स्क्वेमस एपिथेलियम एक साइड होता है और दूसरे साइड का होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है एंडोथेलियम सेल लेयर का कैपिलरी के, और इनके बीच में पाया जाता है एक थिस बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, बेसमेंट सब्सटेंस की बनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो टोटल थिकनेस, यहाँ पे ध्यान देना मिलीमीटर में होती है। अगर खतरनाक क्वेश्चन बनना है तो ये बन सकता है, टोटल थिकनेस मिलीमीटर में होती है। ठीक, अब यहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशन की बात करें डिफ्यूजन के लिए O2 का एल्वेलाई से टिश्यू में या फिर CO2 का टिश्यू से एल्वेलाई में, तो वो फेवरेबल कंडीशन क्या होती है बताओ। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। तो इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किस में होती है, मिलीमीटर में होती है। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो किस में होती है, मिलीमीटर में होती है, थिन होती है, इसलिए क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज को फेवरेबल करती है, फेवरेबल बनाती है। नेक्स्ट है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो यहाँ पे तुमने एक चीज़ देखा कि जो तुम्हारा CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, टिश्यू से जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, लंग के एल्वेलाई में, और लंग के पास जो एल्वेलाई के पास जो O2 है उसको कहाँ लेके आ रहे हैं, टिश्यू के पास ला रहे हैं। तो टिश्यू से CO2 को एल्वेलाई तक ले जाना और एल्वेलाई से O2 को टिश्यू तक लाना, ये कैसे होगा, गैसेस के ट्रांसपोर्ट होने पे होगा, गैसेस के ट्रांसपोर्ट से होगा। तो ये जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है, तो उसके लिए जो मेन मीडियम है दैट इज द ब्लड। ब्लड के द्वारा ही O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। कोई डाउट वाली बात नहीं। अब यहाँ देखो 97% O2 जो ट्रांसपोर्ट होती है वो RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक। और 3% जो O2 होती है वो डिजॉल्व स्टेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है या प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 की बात करें तो 20 to 25% जो होती है वो RBC ट्रांसपोर्ट करता है, 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है, और 7% CO2 जो होती है वो डिजॉल्व स्टेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम्हें लिख लेना चाहिए। यहाँ पे टेबल एक बनाओगे, उसमें लिखोगे O2 ट्रांसपोर्ट। O2 ट्रांसपोर्ट में 97% O2 ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, और किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान देना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, कितने ऑक्सीजन बाइंड होते हैं एक बार में हीमोग्लोबिन से, 4 ऑक्सीजन। तो जब 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% O2 का ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है, और 3% O2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, O2 क्या कर जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, गैसेस डिजॉल्व हो सकती है, घुल जाता है प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो। तो प्लाज्मा 3%, RBC 97%। वहीं अगर CO2 की बात करें तो CO2 में 20 to 25%, ज़्यादा नहीं, 20 to 25% RBC करता है, और क्या बनाता है, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ध्यान देना, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है, यानी CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बना के ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक। 70% क्या होता है, 70% जाता है प्लाज्मा में नहीं जाता, RBC में ही जाता है। RBC में जाके कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में। किस में कन्वर्ट होता है, बाइकार्बोनेट में। तो 70% ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट का मीडियम प्लाज्मा होता है। बनता RBC में है, बाइकार्बोनेट बनता RBC में है, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा के थ्रू होता है। बचा खुचा जो 7% CO2 है, 7% CO2 जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर घुल के ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ये CO2 के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट नहीं बनता। अब क्वेश्चन ये, बाइकार्बोनेट कैसे बना, तो देखो ब्लड में जब CO2 आता है, ये तुम्हारी RBC की सेल, क्या है, RBC की सेल क्या करती है, CO2 को अपटेक कर लेती है। अब इसके पास जो होता है, RBC की सेल जो होती है, इसके पास होता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये क्या करेगा, CO2 और H2O की रिएक्शन करा देगा, CO2 और H2O की रिएक्शन करा देगा, CO2 और H2O की रिएक्शन करा देगा। इनके रिएक्शन से क्या होगा, H2CO3 बनेगा, जो क्या करता है बाद में H+ रिलीज करके बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब क्या होता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है RBC के भीतर। ध्यान देना, बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन RBC के भीतर होता है। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, फिर से रिलीज होकर आता है प्लाज्मा में। बाइकार्बोनेट फिर कहाँ आता है,
प्लाज्मा में आता है और प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन 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 अगर जब प्लाज्मा में जब बाइकार्बोनेट जाता है तो प्लाज्मा में सोचो एक नेगेटिव आयन बढ़ जाता है। ठीक, अब अपने जो पीएच है, पीएच को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा क्या करता है, एक क्लोराइड आयन को इसके भीतर डाल देता है, आरबीसी के भीतर डाल देता है। तो बाइकार्बोनेट से आरबीसी से प्लाज्मा में एक बाइकार्बोनेट जाएगा और आरबीसी के भीतर प्लाज्मा से एक क्लोरीन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिना, हैमबर्गर फिनोमिना बोलते हैं। ठीक, आ जाओ यहाँ देखो। अब नेक्स्ट है दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट जो ऑक्सीजन का करता है वो करता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करें तो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन में दो नाम है, एक हीम है और दूसरा क्या है, ग्लोबिन है। ये ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। ग्लोबिन किसका बनता है, प्रोटीन का बनता है। और हीम जो बनता है वो आयरन का बनता है। हीम किसका बनता है, दैट इज द आयरन का बनता है। तो हीमोग्लोबिन की अगर बात करें तो ये रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के भीतर। और मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ये बात ध्यान रखना है। ऑक्सीजन क्या करता है, तो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा, ऑक्सीजन जब बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। और एक 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 हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ध्यान रखना, एक हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। और इनकी जो बाइंडिंग है वो डिपेंड करेगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर और अदर फैक्टर जो बाइंडिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। और इन चारों फैक्टर्स का नाम ध्यान रखना है। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से बाइंडिंग को पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा PO2, दूसरा PCO2 और तीसरा H+ आयन कंसंट्रेशन दैट इज द pH और पांचवा होता है टेम्परेचर। चौथा होता है टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर अफेक्ट करता है। अब देखो, अगर हमने क्या किया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिया और हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन देखा, कितना ऑक्सीजन से कितना % ऑक्सीजन से बाइंड किया है। तो हम देखते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ 90 के पास पहुँच रहा है तो 100% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो चुका है, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन हो चुका है। तो तुमसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसके किसके बीच बनाते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसके किसके बीच बनाते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन के बीच का कर्व बनाते हैं। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो बनता है वो बनता है सिग्मोइड शेप का, या बोल सकते हो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। अगर इस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो तुम्हें क्या समझ में आएगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है फिर भी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बेहतर है। अगर राइट जा रहा है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी। तो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बेहतर है, मतलब बढ़िया है। लेकिन अगर राइट शिफ्ट हो रहा है यानी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी घटिया है। तो देखो, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बेसिकली डिपेंड करेगा एल्वलाई का जो एनवायरनमेंट है, वो एल्वलाई का एनवायरनमेंट तुम्हें बताएगा, तुम्हें क्या बताएगा दैट इज द कि कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा। अगर एल्वलाई की कंडीशन मिलेगी तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। नहीं देखो, सुनो, ये बताओ कब बाइंडिंग ज़्यादा बेहतर होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो, टेम्परेचर क्या हो, थोड़ा सा ऑप्टिमम हो बट कम हो, OH हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। अगर ये तीनों कंडीशन कम है, कम है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में तुम्हारी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग अच्छी होती है। तो अगर ये कंडीशन है तो कर्व लेफ्ट शिफ्ट करेगा, यानी PO2 इसमें ज़्यादा होना चाहिए लेफ्ट शिफ्ट के लिए, राइट शिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। PCO2 लेफ्ट शिफ्ट के लिए कम होना चाहिए, राइट शिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। H+ आयन कंसंट्रेशन लेफ्ट शिफ्ट के लिए कम होना चाहिए, राइट शिफ्ट के लिए ज़्यादा होना चाहिए। जस्ट उसी का अपोजिट कर दो। और एक तुम्हारा फैक्टर है टेम्परेचर, लेफ्ट शिफ्ट के लिए कम होना चाहिए, राइट शिफ्ट के लिए ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स ऑल। तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है।
एंड हाईली यूजफुल टू स्टडी। ऑक्सीजन डिसोसिएशन करो इसलिए यूजफुल है, किस लिए? जो PCO2 हुआ H प्लस कंसनट्रेशन है इसकी स्टडी करने के लिए यूजफुल है। बाइंडिंग ऑफ O2 जो हीमोग्लोबिन के साथ होती है एल्वलाई में, एल्वलाई की अगर बात करें तो एल्वलाई की कंडीशन है दैट इज हाई PCO2, लो PCO2, लेजर H प्लस कंसनट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। ये सारे के सारे जो कंडीशंस है, यही कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी है, एल्वलाई में है और ये कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कराती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इस कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर टिश्यू की जो कंडीशन है, टिश्यू कंडीशन की बात करें दैट इज अ लो PO2, हाई PCO2, हाई H प्लस कंसनट्रेशन और हाई टेम्परेचर, ये कंडीशन किसको फेवर करती है? ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड टू टिश्यू, यानी टिश्यू में डिसोसिएट होगी और लंग सरफेस में हीमोग्लोबिन बनेगा। और यहाँ तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 5 ml O2 को कैरियर करता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, O2 का हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। CO2 जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब देखो कहीं पे लिख के आ सकता है तुम्हारे सामने कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जब CO के साथ बाइंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जब CO से बाइंड करता है तो इसे कार्बोक्सी बोलते हैं। और ये बाइंडिंग रिवर्सिबल ना होकर इरिवर्सिबल होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है। तो CO2 अगर हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है तो इसको बोलेंगे कार्बामिना हीमोग्लोबिन। और इसके मेथड से 20 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। और ये बाइंडिंग किस पे डिपेंड करेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये मेजर फैक्टर है जिसकी जो बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। अगर PCO2 देखोगे तो PCO2 टिश्यू के पास ज़्यादा होता है, जिसके वजह से टिश्यू में कार्बामिना हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है ना। जबकि PCO2 लो होता है कहाँ पे? एल्वलाई में, इसलिए वहाँ कार्बामिना हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है। चलो ये होगा 20 to 25% की बात। लेकिन जब 70% की बात करेंगे तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? RBC उसको अपटेक करती है। RBC के पास होता है हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसकी कुछ क्वांटिटी प्लाज्मा के पास भी होती है। तो अगर तुमसे पूछे कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ पाया जाता है? तो RBC में भी पाया जाता है, प्लाज्मा में भी पाया जाता है, बट प्लाज्मा में बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, ज़्यादा RBC में पाया जाता है। तो RBC में क्या करता है? CO2 और H2O का रिएक्शन करा के H2CO3 बनाता है, और ये H2CO3 बाइकार्बोनेट और H प्लस बनाते हैं। अब एट द टिश्यू की साइड पे बात करोगे तो CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है, जिससे CO2 डिफ्यूज करके ब्लड में जाता है, यानी RBC और प्लाज्मा में जाता है, और वहाँ पे ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और फिर जैसे ही ये एल्वुलर साइड पे जाता है, यानी एल्वुलाई के पास जाता है, तो वहाँ CO2 की जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिससे रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है और जिससे CO2 और H2O बनेगा। तो टिश्यू में CO2 और H2O मिलकर बाइकार्बोनेट बनाएंगे, और एल्वलाई में बाइकार्बोनेट क्या करेगा? CO2 और H2O बनाएगा। अब ये जो CO2 बना है, ये CO2 क्या करता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। CO2 ट्रैप्ड एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड टू एल्वलाई, रिलीज एट CO2। इस मेथड से 70% का ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे खास बात जो हाईलाइट करनी है कि 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 4 ml CO2 को एल्वलाई में ले जाता है। लेकिन 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो 5 ml O2 को ट्रांसपोर्ट करके लाता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। दैट इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेगुलेशन क्या होता है, कैसे होता है? रेगुलेशन का रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक। अब देखो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने रेस्पिरेटरी रिदम को या बॉडी टिश्यू के ऑक्सीजन की डिमांड को मेंटेन कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है। अब ये जो कंट्रोल होता है ये कंट्रोल करता है न्यूरल सिस्टम। रेस्पिरेटरी का होल कंट्रोल न्यूरल होता है, एंडोक्राइन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसके पास देखो मेडुला में क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है। मेडुला में क्या होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो ही रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा सेंटर देखो कहाँ है? पॉन्स में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक
न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल करता है। ठीक। अच्छा, ये न्यूरल सिग्नल क्या कर सकते हैं, ये न्यूरल सिग्नल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन को, यानी रेस्पिरेटरी रेट को अल्टर करते हैं। इसके अलावा एक कीमो सेंसिटिव एरिया पाया जाता है, कीमो सेंसिटिव एरिया पाया जाता है। ये कीमो सेंसिटिव एरिया पाया जाता है मेडुला में। ये कहाँ पाया जाता है, मेडुला में। और ये जो मेडुला में कीमो सेंसिटिव एरिया पाया जाता है वो सेंसिटिव होता है CO2 के लिए। अब खास बात देखो, बॉडी में ना जितने भी रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं वो CO2 के लिए ही सेंसिटिव होते हैं, O2 के लिए सेंसिटिव नहीं होते। तो ये CO2 और H+ के लिए सेंसिटिव होता है। मेजर बात करें तो CO2 के लिए सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही CO2 बढ़ जाएगा तो ये सिग्नल सेंड करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को और बोलेगा कि रेस्पिरेटरी को, ब्रीदिंग को बढ़ा दो। इसके अलावा एक और सेंटर पाया जाता है, दैट इज़ द एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी जो होती है उसके पास रिसेप्टर पाए जाते हैं जो CO2 और H+ आयन के कंसंट्रेशन को समझ के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कंट्रोल भेजते हैं। अब इस पूरे की अगर समरी की बात करें तो ये टेबल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो, मेडुला के पास होने वाला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये डायग्राम बना लो, जिसमें जितना इसमें लिखा है सब कवर हो जाएगा। मेडुला के पास होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा सकता है या फिर रेस्पिरेटरी रेट को घटा सकता है। मेजर केसेस में रेस्पिरेटरी रेट को ये बढ़ाता है। ठीक। अब इसको जो सिग्नल देता है, इसको सिग्नल देता है कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ मेडुला। ये कहाँ पाया जाता है, मेडुला में पाया जाता है। ठीक। इसके अलावा एक होता है तुम्हारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। ये कहाँ पाया जाता है, पॉन्स में। और एक क्या होता है, एक होता है तुम्हारा क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जो पाए जाते हैं एरोटिक आर्च पे पाए जाते हैं। अब देखो, अगर मान लो बॉडी में क्या हो गया, CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई या H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई, तो इसको जो ये क्या करेगा, कीमो सेंसिटिव एरिया ऑफ मेडुला को ट्रिगर करेगा। इसके अलावा जो रिसेप्टर पाए जा रहे हैं एरोटिक आर्च पे उसको इनिशिएट कराएगा। अब कहोगे एरोटिक आर्च क्या होता है, देखो एरोटा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एरोटा कहाँ से निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब ये जब बाहर जाता है ना तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है, एक आर्च बनाता है। इसी को हम लोग एरोटिक आर्च बोलते हैं। हार्ट के जस्ट ऊपर ही ये आर्च बनती है। ठीक है, तो ये जो एरोटिक आर्च है इसके पास होते हैं रिसेप्टर जो क्या करते हैं, सेंस करते हैं CO2 के लेवल को और H+ लेवल को जब बढ़ जाता है। तो जैसे ही CO2 का लेवल और H+ का लेवल बढ़ जाएगा तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो मेडुला का है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा और जो एरोटिक आर्च के जो रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके अलावा न्यूमोटैक्सिक सेंटर का अपना सेल्फ रेगुलेशन है, इसका CO2 और H+ से कोई लेना देना नहीं है, ये अपना खुद से रेगुलेट करेगा। अब ये तीनों क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला में है ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को एक्टिवेट करेंगे। इनसे बोलेंगे कि भैया तुम रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओ क्योंकि CO2 का लेवल बॉडी में बढ़ गया है। तो ये तीनों सिग्नल दे देंगे मेडुला के रेस्पिरेटरी रेट को। जैसे ही मेडुला के रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ये बात पता चलेगी, ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देगा। तो देख रहे हो 4 रिसेप्टर्स इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। CO2 कंसंट्रेशन रोल प्ले कर रही है, H+ रोल प्ले कर रहा है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पांच में है वो रोल प्ले कर रहा है, कीमो सेंसिटिव एरिया जो है मेडुला का वो रोल प्ले कर रहा है, रिसेप्टर जो एरोटिक आर्च पे है वो रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेन कंट्रोल है वो है मेडुला के रेस्पिरेटरी सेंटर के पास। अच्छा, यहाँ पे देखो कैरोटिड आर्टरी के पास भी ये रिसेप्टर होते हैं। कैरोटिड आर्टरी सप्लाई ऑफ हार्ट, यहाँ पे ये बस ध्यान रखना, हार्ट को ब्लड देने की जिम्मेदारी कैरोटिड आर्टरी की होती है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर्स की बात करें तो पहले डिजीज है अस्थमा गले में खेलते बच्चे को भी पता होता है। अस्थमा में एक्चुअल में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रंकाई और ब्रंकियोल का। तो ये जो तुम्हारा ब्रंकाई है
हाँ, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। तो जब इन्फ्लेमेशन होगा तो ये वाली जो इन्फ्लेमेशन का मतलब ना हिंदी भाषा में अगर समझो तो सूजन की बात कर रहा है। तो ये वाली जो भीतर वाली लेयर है वो क्या होगी, ऐसे ऐसे बहुत सारा म्यूकस भर जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होगा, म्यूकस फिल्ड हो जाएगा। और ये जो लेयर होती है, भीतर वाली जो लेयर होती है वो क्या हो जाएगी, ऐसे सूज जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो जो एयर के पास करने के लिए जो जगह है, जो ल्यूमेन है, वो क्या होगी, नैरो हो जाएगी, जगह कम होगी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा खास बात यह है कि इसमें वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक साइड है, ये अस्थमा की में ही केवल होती है। तो वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ब्रंकाई और ब्रंकियल का। तो हम लोग इसमें ट्रीटमेंट में इन्हेलर देते हैं, इन्हेलर देते हैं, ठीक। इन्हेलर में स्टेरॉयड भर के देते हैं, स्टेरॉयड्स, खैर छोड़ो, या स्टेरॉयड, या फिर क्या क्या दे सकते हो, ब्रंको डायलेटर, क्योंकि ब्रंकाई क्या हो रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही है, तो ब्रंकियाई को डायलेट करने वाला देते हैं। नेक्स्ट डिजीज है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा के बारे में कुछ बातें ध्यान रखो। पहली चीज़ है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, इतना जल्दी नहीं होता, 10 साल 20 साल जब तक तुम सिगरेट स्मोकिंग नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो ये इसका जो मेजर काज है दैट इज़ द सिगरेट स्मोकिंग। इम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है, सिगरेट स्मोकिंग मेन काज है। इसमें होता क्या है कि इसमें एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाती है, एल्वेलाई की वॉल डैमेज होती है, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। तो इम्फाइसीमा में 4 बात ध्यान रखो, क्रोनिक डिसऑर्डर सिगरेट स्मोकिंग से होता है, एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाती है और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डैमेज होने की वजह से घट जाता है। और ये लास्ट डिसऑर्डर है दैट इज़ द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है ये ऑक्यूपेशन की वजह से होती है। मान लो किसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा ये ऑक्यूपेशन है, तुम्हारा ये काम धंधा है, बट उस ऑक्यूपेशन की वजह से तुम्हें जो डिजीज हो जाती है वो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। तो ये उन लोगों को होती है जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग जैसी कंपनीज में इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डस्ट प्रोड्यूस होता है। इतना डस्ट प्रोड्यूस होता है कि हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म उसको कोप नहीं कर पाती, उससे बच नहीं पाती है। और ये क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल है ये चला जाता है लंग के पास, और लंग के पास जब 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 ये जाएगा तो लंग में क्या होगा, लंग में होता है पहले तो इन्फ्लेमेशन होगा, शुरू में इन्फ्लेमेशन होगा, बाद में फाइब्रोसिस होगा, बाद में क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, जिससे सीरियस लंग डैमेज होता है। तो ऐसे वर्कर्स के लिए क्या सलाह दी जाती है कि आप प्रोटेक्टिव मास्क का उपयोग करो। इसके ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजास्टर में 2 डिसऑर्डर का नाम ध्यान रखना, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस। तो किसी मेटल आप सिलिकॉन की कंपनी में जो काम करेगा तो सिलिकॉन जब लंग के भीतर जाएगा तो ये सिलिकोसिस काम करेगा। अगर एस्बेस्टोस की फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है, एस्बेस्टोस इनहेल करेगा तो एस्बेस्टोसिस काज करेगा, ठीक है। तो सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज है। ये ज़्यादातर ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग जो कंपनीज में लोग काम करते हैं उनको होती है। इसमें होता क्या है कि बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म यानी म्यूकोसिलरी एक्सीलरेटर सही से वर्क नहीं कर पाता, इस वजह से होता है। सही से वर्क तो करता है बट पूरी तरह से बचा नहीं पाता। तो इसमें लंग का पहले तो इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ तक तो ठीक रहता है, बट लंग में जब फाइब्रोसिस होती है तो बहुत सीरियस लंग डैमेज होता है। तो ऐसे वर्कर्स को एडवाइस की जाती है कि वो प्रोटेक्टिव मास्क पहने। तो यहाँ हमने क्या किया, वन शॉट में हमने पूरे के पूरे रेस्पिरेशन को ख़त्म कर लिया। अगर किसी को कुछ भी डाउट है बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।